नमस्कार, मैं एनके सिंह। गालिब ने कहा था, ये मिसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, जो नवाद अखबार होता। मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल तसव्वुफ, ये स्पिरिचुअलिज्म या धर्म की बातें, मिसाइल तसव्वुफ, तसव्वुफ माने स्पिरिचुअलिज्म। ये मिसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते। हम तो तुझे बहुत बड़ा धर्मोपदेशक, समाज सुधारक समझते, जो नवाद अखबार होता, अगर तू शराब खोर ना होता। दशहरे पे नागपुर से परंपरागत रूप से हर साल सरसंघ चालक का भाषण आता है और सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं इस प्रोफेशन में, बड़े गौर से उस भाषण के एक-एक शब्द को सुनते हैं कि संघ का अगला 1 साल का दशा और दिशा क्या हो। बड़ी उम्मीद थी कि सरसंघ चालक कम से कम एक समाज में बेहतरी का संदेश देंगे, कम से कम इतना करेंगे कि लगे कि नहीं वो समाज में जो गलतियां हैं उनको बता रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, सरसंघ चालक की जानिब से अगर इस तरह के अटरेंसेस आ रहे हैं जो लगता है कि सरकार के फेवर में बैटिंग कर रहे हैं, जो सरकार के एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और उस तरह के मुद्दे उठाए हैं जिनको देख के लगता है, या तारीफ में कसीदे काट रहे हैं जिनको देख के लगता है कि सरसंघ चालक के इंस्टीट्यूशन की जो गरिमा होती है वो काफी नीचे आ गई। आपको मैं बताता हूं कैसे भाषण की शुरुआत हुई। पूरे भाषण में कहा गया, डीप स्टेट, बाहर से शक्तियां हैं भारत के खिलाफ, भारत जो बहुत आगे जाना चाहता है, युवा दिन रात लगा हुआ है भारत को सजाने संवारने में, और ये सरकार लगी हुई है उसको डीप स्टेट, ये जो सरकार के खिलाफ, सरकार के अंदर बाहर जो लोग हैं, जो मकबूल संस्थाएं हैं, वो इसको तोड़ने में लगी हुई है। जरा देखिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं। डीप स्टेट बता रहे हैं। डीप स्टेट आजकल नया चला है, एक इंटेलेक्चुअल फ्रेज है, जिसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ इस तरह की चीजें तैयार करना, जनमानस तैयार करना। अगला उन्होंने कहा, डीप स्टेट के अलावा कल्चरल मार्क्सिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म हो रहा है। आपको याद होगा 10 साल जेल में रह के साईं बाबा कल स्वर्ग सिधार गए। 10 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर कोई केस देशद्रोह का नहीं है और ये कहीं भी नक्सलियों का समर्थन नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। साईं बाबा बेचारे दिल्ली के प्रोफेसर कल इस दुनिया से चले गए, अभी कुछ ही महीने पहले रिलीज हुए थे। 10 साल जेल में बंद रहे। उसके बाद भी सरसंघ चालक का कहना है कि साहब कल्चरल मार्क्सिज्म आ रहा है। अच्छा, अगर आ रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वोकिज्म, आजकल अंग्रेजी का शब्द आया है वोकिज्म, ये है कि एक एक ऐसा वितंडावाद खड़ा करना जिसमें सरकार के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट हो, सरकार के खिलाफ नाराजगी हो। ये सरसंघ चालक कह रहे हैं। देखिए जरा कैसी बैटिंग कर रहे हैं मोदी सरकार के फेवर में। और क्यों ना करे, दर्द तो ये है कि राहुल गांधी ने जो बैकवर्ड का, जिसकी जितनी साझेदारी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, जब से ये ऐलान किया है मोदी जी के पसीने छूटे हैं। संघ भी यही मान रहा है कि अब हमारा हिंदुत्व कार्ड तो खत्म हो गया, और हो गया तो सत्ता से मोदी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे तो संघ का क्या होगा। ये जो विस्तार प्रसार आप देख रहे हैं, ये तो उसी सत्ता के नजदीक आने से हुआ है ना। सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है संघ ने। एक अपॉइंटमेंट अगर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिना संघ के परमिशन के नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि संघ को बहुत दर्द है कि राहुल गांधी ने ये जो बैकवर्ड के लिए और दलितों के लिए रिजर्वेशन में कहा है कि हिस्सेदारी उनके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो, इससे मोदी जी बहुत परेशान है। और सरसंघ चालक, लेकिन हमें लगा कि सरसंघ चालक कम से कम इतना तो लिहाज रखेंगे कि अपने को सांस्कृतिक संगठन बताएंगे। अब जरा देखिए सरसंघ चालक कहते क्या है।
ये आरोप लगा रहे मार्क्सवादियों पे, नक्सलाइट्स पे, कह रहे हैं कि ये इन्वेड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, इनका तरीका है कि संस्थाओं पर हमला करके उन पे कब्जा कर लो। वाह वाह सत्संग चालक, 10 साल से हम देख रहे हैं कि संघ पे सारा का सारा संस्थाओं पे आपका कब्जा है, किताबें बदली जा रही हैं, टेक्स्ट बुक बदला जा रहा है, लेकिन आरोप लग रहा है बेचारे निरीह मार्क्सवादियों पे, जैसे कि वो बड़ा भारी गुनाह कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चर नेशनलिज्म, ऐसे भाव से इस देश के साथ धोखा किया जा रहा है। आप सब लोग सतर्क रहिए। सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार लाया जा रहा है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अब जरा आगे सुनिए इनका। ये लोग जो हैं, जो मोदी के खिलाफ हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, मोदी का नाम कहीं नहीं लिया है, लेकिन ये जो सत्ता के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में सरसंघचालक कहते हैं, विविधताओं को ये अलगाव बताते हैं। दलित को सवर्ण जब घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी पे गोली चला देता है, उसकी पिटाई इसी गुजरात में होती है, बेल्ट से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाता है, तब ये आपको कैसा लगता है? ये विविधता लगती है, इसमें अलगाववाद नहीं नजर आता है? तो मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी को जरा अगला सुनिए। इन सब को लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना बहुत गलत बात है। टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों में को उग्र बनाना, लेकिन समाज में टकराव, अलगाव देश की एकात्मता और वैभव पर कुठाराघात है। आगे कहते हैं, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ से समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस जब कर रहा है, तुम करो तो ठीक, लेकिन जब कांग्रेस वही बैकवर्ड को कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी और हिस्सेदारी, तो वो भेदभाव पैदा कर रहा, और साफ साफ मुंह से निकला, राजनीतिक दलों ने ये भेदभाव पैदा किया। कितना दर्द है सरसंघ चालक को, मोदी जी को बचाने के लिए, कि राजनीतिक दलों पे हमला, जबकि कभी संघ की भाषा में ये नहीं होता था, संघ की भाषा ये कभी नहीं होती। आगे है, फिर किसी का एक पक्ष लेकर उसके पीछे खड़े हो जाना, मतलब कि बैकवर्ड और दलित के लिए अगर राहुल गांधी और कांग्रेस खड़ी है या विपक्ष खड़ा है, तो इस पे आरोप है सरसंघ चालक का कि एक पक्ष के पीछे खड़ा हो जाना और अल्टरनेट पॉलिटिक्स देना, ये भी उनको दिक्कत हो रही है। और तब उन्होंने कहा कि समाज में स्वस्थ अच्छे समाज के स्वस्थ के लिए ये पहली शर्त होती है कि सामाजिक समरसता हो। और कैसी होनी चाहिए सामाजिक समरसता, कि बताइए साहब, वाल्मीकि ने पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा रामायण, लेकिन कितने हम लोग गलत हैं कि वाल्मीकि बस्तियों में ही वाल्मीकि जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत गलत है। इसमें कहीं नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन मनाया जाए तो अच्छा रहेगा, ये नहीं। सामाजिक समरसता सिर्फ इतनी है कि दलित के देवताओं को भी, महापुरुषों को भी आप अंगीकार करें, ये तो मैसेज है, ये सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि नहीं, बाकी लोग जो हैं उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाए। पूरे भारत को उन्होंने, ऐसा लगता है कि संघ का ठेका हो गया है, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदू, इनके पूरे बातचीत में कहीं नहीं नजर आया कि उन्होंने समरसता में मुसलमानों को भी शामिल किया हो। समाज के स्वास्थ्य के लिए पहली शर्त है सामाजिक समरसता। कुछ प्रतीकात्मकता का काम कर लिए तो समरसता नहीं आएगी। वहां के सब प्रकार के रहने वालों से मित्रता होनी चाहिए। किससे? पूछा जाए अगर सरसंघ चालक से कि वहां के मुसलमानों से भी मित्रता करेंगे, तो वहां पे चुप है। सब मित्रता होनी चाहिए, पर्व त्योहार सबका सब साथ मनाना जाना चाहिए। संतों को बांट लिया गया है, वाल्मीकि और रविदास को बांट लिया गया है, और वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि और रविदास का जन्मदिन मनाया जाता है, जबकि ये हमारे पूरे समाज का कर्तव्य है कि समरसता के लिए ये करें। आप जरा देखिए इस पूरे भाषण में 1 घंटे 4 मिनट 35 सेकंड का भाषण है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि देश में समरसता कैसे आएगी।
ये नहीं कहा गया है। कहा ये बहुत दर्द है कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस या विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, आरक्षण उस हिसाब से दिया जाए, दर्द ये उसका है। और सरसंघ चालक के मुंह से भी यही निकल रहा है, जबकि अपने को सामाजिक संगठन कहते हैं, सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक भी नहीं कहते, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। और इनका कहना यह है कि साहब ये सारी चीजें जो हो रही है, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि भारत बढ़ जाए। नहीं नहीं, भारत को किसी ने नहीं बांटा है सरसंघ चालक महोदय। भारत को आपके हिंदू धर्म की कुरीतियों ने बांटा है। ये दलित जो आपसे अलग होते हैं और घोड़ी चढ़ने पर उनको गोली चला दी जाती है, रोक दिया जाता है विवाह में, ये भी घोड़ी पे चढ़ेगा। ये आपका अपना दिया हुआ है। 100 साल की आपकी संस्था है। अगर आपसे पूछे कि कितना आपने किया है दलितों के लिए, कि आज भी आप चीख पुकार मचा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक डिमांड कर दिया, लालू यादव ने एक डिमांड कर दिया, एक संख्या जनगणना करा ली, तो उससे पसीने आपके छूटे हुए हैं। तो हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पावर जब जाने लगता है तो किस तरह चीखता है संघ, ये उसका नमूना है। इसको गौर से देखे आप, संघ चीख रहा है और तब समरसता इसको याद आ रहा है। आप तो समरसता 1991 में रज्जू भैया के टाइम से कर रहे हैं, हो पाया क्या? 100 साल से आप ये नाटक कर रहे हैं सरसंघ चालक महोदय, कि सब एक है, हिंदू एक है, वगैरह वगैरह, बस मुसलमान अलग है। और आपने ये पूरी कोशिश की, क्या हो पाया? क्योंकि आपकी कोशिश सही थी ही नहीं। ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मणों से भरा हुआ आपका संघ का वर्चस्व कहां से दलित को अपने अंगीकार करेगा? तो आप भी तो टोकेनिज्म ही करते हैं। 1991 में डोम राजा के यहाँ खाना खाने गए, तो ये भी तो टोकेनिज्म था, मैं भी उसमें था, उन खाना खाने वालों में। तो ये डोम राजा के यहाँ खाना खा के आप समरसता नहीं ला सकते, और तब अपर कास्ट के लोग गोली चलाएंगे ही जब दलित घोड़ी पे चढ़ेगा। तो ये दर्द उसका है। 100 साल में आपने क्या किया है, जरा लेखा देखिए। लेखा जोखा देखा जाएगा तो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया है। हिंदुओं को संगठित करना तो दूर, आपकी वजह से दलित अलग हो गया, आपकी वजह से जातिवाद हुआ, आपकी वजह से ब्राह्मणवाद हुआ। दर्द आपको इसका होना चाहिए था। लेकिन आप हिंदू मुसलमान, आप सबको एकता करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं की एकता होनी चाहिए। आपने जितने भी महापुरुष बताए उसमें एक भी मुसलमान है? मुसलमान महापुरुष क्या भारत में पैदा नहीं होते, या मुसलमान में महापुरुष होते ही नहीं है? लेकिन वो आपको नहीं है। आपने जितने भी उदाहरण दिए वो सारे देख के हंसी आती है कि आप सीधे सीधे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम आपने कहा कि साहब हमारा वसुधैव कुटुंबक दुनिया में आज मान्यता पा चुका है। कहा, जब अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद मारे जाते हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम होता है? कौन सा वसुधैव कुटुंबकम अखलाक को मारता है? घर में उसके देखता है क्या खाया गया है। हर दुकानदार से पूछा जाता है अपना नाम लिखो, ताकि पता लगे तो मुसलमान हो कि हिंदू हो। ये वसुधैव कुटुंबकम है आपका। और आप ही के ग्रुप का चीफ मिनिस्टर ये काम करता है। और दरअसल आपने उसी को तो प्रमोट किया है। एक चीफ मिनिस्टर अगर ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो किसके लिए कहता है? वो पूरे भारत से समाज के लिए कहता है, कि वो सिर्फ हिंदुओं को न बंटने के लिए कह रहा है? क्योंकि दर्द तो है कि वोट बट रहे, 80% हिंदू, 79.4%, लेकिन वोट आपको मिल रहे हैं 36%। तो दर्द तो इसका है। लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, कौन काटेगा? फिर वही आ जाता है। तो आपने इसी का अपने इस भाषण में जो नागपुर से आपने विजयदशमी के दिन दिया, दरअसल वो योगी के उस भाषण का एक्सटेंशन ही तो है। बटोगे तो कटोगे का ही एक सांस्कृतिक रूप है, यूं कहिए। सांस्कृतिक भाषा में आपने दिया है कि सब एक हो जाओ, एक नहीं होगे। और कहा आपने कहा कि कम दुर्बलता जो होती है ये खुद अपने आप में अत्याचार, अपने आप पे अत्याचार है। आप चाहते हैं कि दुर्बल ना हो। कौन दुर्बल ना हो? कभी मुसलमानों को भी देखा है? उनके पैरामीटर्स लिए हैं, उनकी दुर्बलता देखे, उनका दौर्बल्य देखा है?
लेकिन आपको दुर्बलता से चिंता है इसलिए कि दुर्बल ना हो, संगठित हो। और संगठित किसके खिलाफ हो? काटेगा कौन? तो आप अपने भाषण में बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि नहीं साहब, दुर्बलता तो खुद अपने आप पे अत्याचार है और दुर्बलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुर्बल अगर हुए आप तो आप अपने पर अत्याचार का निमंत्रण दे रहे हैं, ये आपने कहा है। कौन दुर्बल हो रहा है? दुर्बल कौन? अखलाक पहलू खां बहुत पहलवान लोग थे क्या, जिनको जिनके घर में घुस के मारा गया? तो कौन सी दुर्बलता की आप बात कर रहे हैं? इसलिए आपने कहा कि दुर्बल ना हो, सशक्त हो। और सशक्त हो, और तब किसके लिए ये सशक्त करने की बात कर रहे हैं आप? आप कहिए ना कि हिंदू मुसलमान सब सशक्त हों, तब लगेगा कि आप सांस्कृतिक संगठन हैं। वरना आप बी टीम बन जा रहे हैं भाजपा की। भाजपा की एक मुलम्मा चढ़ा हुआ सांस्कृतिक आवरण लेके उसका आवरण लेके, सामाजिक संस्था का आवरण लेके दरअसल आप मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और सरसंघ चालक की संस्था से ये उम्मीद नहीं थी। सरसंघ चालक तो समाज सुधार की बात करता है, वो लगभग कोशिश करता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं उसको उभारे, उसको सही करें। लेकिन आपने दुर्बलता की इतनी बढ़िया परिभाषा की कि आप दुर्बल होंगे तो आप इनवाइट कर रहे हैं अपने ऊपर अत्याचार। यही बात तो वो भी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो दुर्बल होगे। तो आपने भी सरसंघ चालक महोदय यही कहा है। बड़ी निराशा हुई, बड़ी उम्मीद थी। तुझे हम वली समझते जो नवाज अखबार होता। आप भी मोदी के लिए बैटिंग करने लगे। योगी करते हैं जब गेरुआ में तो एक बार होता है, झटका लगता है। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी के तारीफ में कसीदे खड़े, मोदी के गवर्नेंस के मॉडल को सही बताए और पूरी दुनिया को बताए कि मोदी के खिलाफ लगी हुई है और साजिशें लगी हुई है और बहुत साजिश हो रहा है। हालांकि आपको जब आई ये याद आया कि ज्यादा साजिश कहेंगे तो कह रहे कि नहीं नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता। लेकिन ये सब हो रहा है। नहीं सरसंघ चालक साहब, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल ये आपकी समस्या है। आपके हाथ के तोते उड़ गए हैं कि 100 साल की मेहनत जाएगी अगर राहुल गांधी का और कांग्रेस का और विपक्ष का ये चल गया कि जिसके जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर ये हो गया तो आपसे बहुत बड़ा चंक कट जाएगा और तब कुछ लोगों को लेके बैठे रहिएगा जो गोली चलाते हैं बाकी वर्ग पे। सिर्फ वही वर्ग आपके साथ रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी चिंता दूसरी है। आपकी चिंता है कि पॉलिटिकल पावर जा रहा है और पॉलिटिकल पावर जा रहा है तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि विविधता, हम विविध हैं लेकिन अलगाव नहीं है। दरअसल ये गलत है और ये आज का नहीं है सरसंघ चालक साहब, 100 साल के संघ के जीवन का नहीं है। ये कई सदियों से चल रहा है। दलित प्रताड़ना कोई आज की नहीं। समाज में विभेद आपके हिंदू समाज ने पैदा का क्या कर रहे थे आप 100 साल से? 100 साल से जो इस समाज में विभेद पैदा हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं और आप क्या करते रहे? आपने क्यों नहीं हिंदू समाज को एकत्रित किया? आज चीखना चिल्लाना पड़ रहा है जब एक पेज ढीली कर दी राहुल गांधी ने, डिमांड कर दिया कि जिसकी जिसकी हिस्सेदारी, तो चीख निकल रही है। 100 साल के आपने किया क्या? हिंदू अस वर्सेस देम के अलावा संघ ने किया क्या है? आज भी आप वही कर रहे हैं, जबकि आज जरूरत बिल्कुल अलग थी। आप हिंदू को एकत्र करें, लेकिन किस कॉस्ट पे? दुर्बलता, बटोगे कटोगे, ये कौन सी भाषा है? और ये क्या संघ को अडॉप्ट करना चाहिए? क्या संघ लाक्षणिक रूप से वो बात कहेगा? आपने क्या किसी को प्रतिकार किया? किसी योगी को कभी कहा कि ये गलत है भाषा? कौन बांट रहा है? बांट तो आप रहे हैं, बांट तो हिंदू समाज स्वयं रहा है और 100 साल से आप देख रहे हैं बढ़ते हुए। कुछ नहीं, समरसता आपका 30 साल 50 साल हो गया चलते हुए। 1991 से 30 साल, आज 32 साल होने जा रहा है। कौन सा समरसता आप ला पाए? आप ही का एजेंडा था ना समरसता। उसके बाद इंदौर सम्मेलन में बीजेपी ने भी इसको अडॉप्ट किया। लेकिन अपर कास्ट के लोग जाते थे दलित के यहाँ, बाहर से बना भोजन आता था और ये अखबारों में आ चुका है। अलीगढ़ में ये किस्सा हुआ था।
तो आप उनको एक कर नहीं पाए, भोजन तक तो उनके किचन का खाते नहीं है एक बड़ा वर्ग, उसको तो आप दुरुस्त नहीं कर पाए। और क्या आपके यहाँ ये नहीं है? तो हकीकत ये है कि आपने जो भी अपील की है, वो किसी वली की अपील तो नहीं है, किसी धर्मोपदेशक की, किसी संत की अपील नहीं है। वो अपील एक पॉलिटिकल उसके जो बैटिंग पॉलिटिशियन के खिलाफ के फेवर में कर रहा, ये कुछ वैसा लगा। सरसंघ चालक की संस्था से कम ये उम्मीद नहीं। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कल उनकी कोशिश रही संघ की और अगले 1 साल आगे क्या होगा। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए